जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में लाए हैं केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आइए इस एमसीक्यूज को लगाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप अंतिम तक देखेंगे और लगाएंगे तो आपकी तैयारी किस ट्रैक पर है आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप आंसर जानते हो पहले, तो आप जितने भी आएंगे आगे एमसीक्यूज उन सबका आप आंसर पहले कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इसका हो जाएगा आंसर, राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, तो प्रतिरोध कहते हैं उसको। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए, दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग क्या कहलाता है? प्रतिरोध के कारण कम हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये होगा इसका रीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि। तो यदि इनमें से क्या होगा? चारों ऑप्शंस में से अगर आपको ऑप्शंस पता है तो आप कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, यदि क्या हो? आर्द्रता 100% हो तो जल वाष्पीकृत नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप? देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। एक सेकंड। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। तो दोस्तों, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% होगी। जब आर्द्रता माने उसमें जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब आर्द्रता, जो पानी की मात्रा है, नमी की मात्रा है, वो 100% होगी तो क्या होगी? वो वाष्पीकृत नहीं होगी, क्योंकि 100% आर्द्रता होने पर वायु में जल वाष्प अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है। बात समझ रहे हैं? जिससे और वाष्पीकरण की गुंजाइश नहीं होती है, यानी खत्म हो जाती है। बात समझ रहे हैं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से क्या कहते हैं? आपका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, यही बीज संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध जो क्लोरीन होता है, उसकी जो मात्रा होती है उसको अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। बीज संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की अवशिष्ट मात्रा जो होती है उसको क्या कहते हैं? सॉरी, जो मात्रा उपलब्ध होती है क्लोरीन की संक्रमण के बाद से, तो उसको बोलते हैं अवशिष्ट क्लोरीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी वो नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? तो वो नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को हम पहले। तो फ्रेंड्स, वही है, यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में बदल जाता है। ये इसका रीज़न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बताइए? तो उसे कहते हैं ऑप्शन सी, यानी जलयोजन या उदकन। क्या कहते हैं? जलयोजन। समझ गए? देखते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे जलयोजन कहते हैं। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 मोल जल का द्रव्यमान है। क्वेश्चन है 10 मोल जल का द्रव्यमान है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर, राइट आंसर बी, यानी 180 ग्राम हो जाएगा 10 मोल जल का द्रव्यमान। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि जल का सूत्र क्या होता है?
H2O होता है। अगर इसका मोल द्रव्यमान निकालें, ठीक है, अगर 1 मोल का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे H कितना है, H2 है, तो 1, ठीक है, 1 गुणे 2 करेंगे, यानी हाइड्रोजन जो है परमाणु, उसका द्रव्यमान एक ही होता है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक ही होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 है, मतलब ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो 1 गुणे 2 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे O है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, बट परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, ठीक है। तो अगर बात करें कुल द्रव्यमान तो कितना हो गया, तो 2 एकम 2 अब प्लस 16, तो कितने हो गए, 18 हो गए। तो ये 1 मोल में, जल के 1 मोल में कितने हुए द्रव्यमान, तो 18 द्रव्यमान हो गए, ठीक है, 18 ग्राम हो गए। अब बात कर रहे हैं 10 मोल में, तो 1 मोल में 18 ग्राम हुए, तो 10 मोल में तो यहाँ 10 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 180। तो बी इज़ राइट आंसर। देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। सो फ्रेंड्स, 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है, तो वही यहाँ पे लिखा है 1 गुणे 2 प्लस 16 बराबर 18 ग्राम। तो इसलिए 10 मोल जल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 10 गुणे 18 इक्वल टू 180 ग्राम इज अ राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है पहले से तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं हम तक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य को। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, दिए गए विकल्प में पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है, बाकी और सब दिए गए थे उसमें लिक्विड, उन सब के घनत्व देखेंगे और उनके कंपैरिजन में देखेंगे पेट्रोल का घनत्व, ठीक है। अगर बात करें स्वच्छ जल की, तो इसका घनत्व होता है 1.00 ग्राम, ठीक है, ग्राम पर cm³ होता है, ठीक है। उसके बाद नमकीन जो है, नमकीन का होता है 1.03 ग्राम पर cm³। उसके बाद पेट्रोल का होता है 0.71, ये 0 से भी कम है, 0.71 ग्राम पर cm³, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो मर्क्यूरी कितना है, तो 13.53 ग्राम पर cm³। मतलब सबसे अधिक बात कर रहे हैं तो सबसे अधिक किसका है, मर्क्यूरी का है। सबसे अधिक बात करें घनत्व किसका है, तो मर्क्यूरी का है। अगर सबसे कम की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पेट्रोल का, दिख रहा है यहाँ पे पेट्रोल का, ये पेट्रोल का सबसे कम है, यानी 0 से भी कम है, ठीक है। बाकी तो ऊपर हैं वो लगभग 1 के करीब है उनका घनत्व है, लेकिन सबसे कम घनत्व की बात करें तो पेट्रोल का है, और सबसे अधिक घनत्व इस लिस्ट में, तो सबसे अधिक जो है घनत्व मर्क्यूरी का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। तो इनमें से क्या है, ऑप्शंस में बताइए कि जो मिश्रण नहीं है, मिक्सचर नहीं है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। तो जो आसुत जल होगा वो क्या होगा, वो मिश्रण नहीं होता है। बाकी ये तीनों हैं, गैलोसिन, एलपीजी, वायु, ये सब क्या है, ये सब मिश्रण है, लेकिन आसुत जल है वो मिश्रण नहीं है, इसलिए हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यही है आसुत जल, जल का सबसे शुद्धतम रूप है। जो आसुत जल होता है इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, वो क्या होता है, जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है, जबकि वायु, गैसोलीन, एलपीजी सब क्या है, मिश्रण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल का शुद्धतम रूप है, जल का शुद्धतम रूप है, तो इनमें से क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन आपके सामने है चारों, अगर आंसर पता हो तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। तो आसुत जल, ये क्या है, सबसे जल का शुद्धतम रूप है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको। भारी जल, जिसको बोलते हैं हैवी वाटर, से अभिप्राय है। मतलब हैवी वाटर का मतलब क्या है, वो उससे संबंधित इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन संबंधित है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन है इसमें सी, ठीक है। जो होता है हैवी वाटर, जो भारी जल होता है, वो क्या होता है, उसमें घनत्व अधिकतम होता है। जो भारी जल होता है उसका फार्मूला होता है D2O, ठीक है। ये अक्सर नाभिकीय रिएक्टर्स में इसका उपयोग किया जाता है।
इसका अभिप्राय है कि वह क्या है, जल में, कि वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, यानी इस जल में जो D2O होता है इसमें अधिकतम घनत्व होता है, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है। आइए देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य को। सो फ्रेंड्स, भारी जल D2O वह जल होता है जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। इसमें साधारण जल से 11% अधिक घनत्व होता है, बात समझ रहे हैं, लेकिन यह भौतिक और रासायनिक रूप से समान होता है। D2O का उपयोग परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किया जाता है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन जो गैस होती है वो न्यूनतम तापमान पर क्या होती है, वो द्रव में बदल जाती है। बात समझ रहे हैं? देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य को। सो फ्रेंड्स, कुछ खास दिया नहीं है, ये दिया है कि न्यूनतम तापमान पर जो होती है हाइड्रोजन गैस वो द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन है? प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इज ए राइट आंसर। देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये लिया है एक लाइन में कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन है। ठीक है, समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप आंसर जानते हो तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यानपूर्वक पढ़ें, एक एक वर्ड को चबा कर चलें और ध्यानपूर्वक उसको पढ़ें, ताकि आपको समझ में आए और अपना आंसर आप अच्छी तरीके से दे पाएँ। आपके सामने आंसर है, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लिखा है, बट दिक्कत यह है कि वो कन्फ्यूज़न करने वाला है सारे उसमें से जो बाकी हैं। तो आपके सामने आंसर है, अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो निस्तापन कहते हैं। बात समझ रहे हैं? देखते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, निस्तापन प्रक्रिया में कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति मतलब जहाँ वायु नहीं हो, वायु की अनुपस्थिति में तीव्रता के साथ गर्म किया जाता है, बहुत ही शीघ्र के साथ, मतलब बहुत ही जल्दी गर्म किया जाता है। समझ गए इसको? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? तो आंसर क्या होगा इसका, बताइए। आपके सामने आंसर है, तो डी इज राइट आंसर। मृतिका कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? मृतिका। देखते हैं इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, देखिए, जो वस्तुएं विरूपक बल के हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था में पूर्णतः प्राप्त कर लेती है। बात समझ रहे हैं? फिर पढ़ते हैं इसको। जो वस्तुएं विरूपक बल के हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं, वे पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाती हैं। इसके विपरीत वे वस्तुएं जो विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती, बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती है, वे पूर्ण संघट्य कहलाती हैं। बात समझ रही हैं? वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण सुघट्य कहलाती है। तो वास्तव में कोई भी वस्तु न तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है और न ही पूर्ण सुघट्य, बल्कि सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के भीतर ही होती हैं। ठीक है, फिर भी मोटे तौर पर क्वार्ट्ज को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु या मोम व गीली मिट्टी, जिसको मृतिका बोलते हैं, गीली मिट्टी को क्या बोलते हैं? मृतिका बोलते हैं। गीली मिट्टी मृतिका को
पूर्ण सुघट्य माना जा सकता है। आप समझ गए कि हम प्रत्यास्थ और सुघट्य किसको बोलेंगे। तो इसमें पूरी बात को बता दिया गया है। आप इसको चाहो तो वीडियो रोक करके और आप आसानी से पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो उसको बार बार आप पढ़िए। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ इतनी जल्दी से ताकि कम समय में मैं बहुत क्वेश्चन बता सकूँ आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है किसके अवक्षेपण के कारण स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बनते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शंस में चारों ऑप्शंस दिए गए हैं और उन ऑप्शंस में से एक आंसर है। तो इसका हो जाएगा आंसर, राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं देखते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, कैल्साइट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या इसको कैल्साइट भी बोलते हैं। बात समझ रहे हैं। कैल्साइट पृथ्वी पर सबसे अधिक परिमाण में पाया जाने वाला खनिज है। सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक परिमाण में पाया जाने वाला खनिज है कैल्साइट या इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। रासायनिक या जैव रासायनिक कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्साइट कहते हैं। बात समझ रहे हैं। कैल्साइट के अवक्षेपण के कारण स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बनते हैं। ये पत्थर की शिलाओं के तहों के रूप में होते हैं। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, तो किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। इस चारों में से बताइए। चारों में वो आंसर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आसवन जो विधि है इसके द्वारा हम मिश्रण से जल को अलग कर सकते हैं। देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों कुछ और नहीं है, बस इतना ही है कि अल्कोहल जल जो मिश्रण है उससे जल को आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोरीनीकरण। ठीक है, क्लोरीनीकरण बोलते हैं इस प्रक्रिया को। देखते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अगर मिल जाए तो। दोस्तों पानी से लोहा तथा मैग्नीज क्लोरीनीकरण प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। ये बात आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या कह रहा है। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप आंसर जानते हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर बी इज़ अ राइट आंसर, यानी सारा पानी बर्फ बन जाएगा। जाहिर सी बात है, कह रहा है कि ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा। यानी यहाँ पे एक कटोरा रखा गया है, ठीक है, इसमें बर्फ भी है और पानी भी है। ठीक है, तो बताइए ये इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है। वो 0 डिग्री सेल्सियस है। जाहिर सी बात क्या है, वो वहाँ पे कोई हीट नहीं है और 0 डिग्री पे क्या होता है, हर चीज़ बर्फ़ बन जाती है। ठीक ना, चाहे वो पानी हो चाहे पहले से वो बर्फ़ पड़ा हो, तो पानी क्या होगी, वो बर्फ़ बन जाएगी। तो सारा जो वो है उस प्याले कटोरे में वो सब क्या बन जाएगा, सारा पानी बर्फ़ बन जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन को फिर पढ़ता हूँ, आप समझ नहीं पाए होंगे। दोस्तों कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं, मतलब ठोस के रूप में होते हैं। बात समझ रहे हैं ना, ठोस के रूप में होते हैं। जल और बर्फ दोनों ठोस ही होंगे। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो इसमें क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे बताइए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई क्या होगा, कोई प्रभावी परिवर्तन इसमें नहीं आएगा दाब प्रयुक्त करने पर। बात समझ रहे हैं। चलते हैं देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य को। सो फ्रेंड्स बस वही लिखा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब डाला जाता है तो जल और बर्फ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस ठीक है,
समझ गए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल के BOD मान बताते हैं। तो इनमें से क्या होगा, क्या बताते हैं, तो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा बताते हैं। ठीक है, जल के लिए जो BOD होते हैं वो क्या बताते हैं, तो वो बताते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा को। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों BOD का फुल फॉर्म होता है, जल के BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जो मान होता है ये जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा को संदर्भित करता है, उस ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है। बात समझ गए, BOD। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को कहते हैं। जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी, तो विसंक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसंक्रमण। चलते हैं देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। सो फ्रेंड्स देखिए, सर्वप्रथम नीदरलैंड में वर्ष 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया। यानी ओजोन है उसका प्रयोग जल के उपचार में किया गया। ओजोन का प्रयोग जल उपचार में विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। बात समझ रहे हैं, जो ओजोन होता है, अगर बात करें इसके फॉर्मूला की, तो ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है, यानी ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आपके सामने है ये पैराग्राफ, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और तब इसको समझिए। मैं फिर पढ़ता हूँ इसको। सर्वप्रथम नीदरलैंड में वर्ष 1893 में ओजोन का प्रयोग जो है ना वो जल के उपचार में किया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ओजोन का प्रयोग जल उपचार में विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, तो अधिशोषक के रूप में किया जाता है। देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों देख लीजिए, लकड़ी का कोयला या चारकोल काला भूरा पदार्थ है जो लकड़ी हड्डी आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उसमें से जल एवं अन्य वाष्पशील पदार्थों को निकालकर बनाया जाता है। समझ रहे इसको। जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग अधिशोषक के रूप में किया जाता है, क्योंकि चारकोल जल में उपस्थित प्रदूषकों को अवशोषित कर लेता है। समझ गए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता mg/लीटर में है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, 0.2 mg/लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.2, ठीक है, mg/लीटर, ये होगा मात्रा। याद रखिएगा कि जो अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता होती है पेयजल में, पीने योग्य पानी में, वो कितनी होती है, 0.2 होती है mg/लीटर। देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं लिखा है, बस वही है। WHO के अनुसार ये कौन किया सजेस्ट, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सजेस्ट किया है। उसी के अकॉर्डिंग है कि पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की जो अनुमत न्यूनतम सांद्रता होती है वो 0.2 mg/लीटर होती है। बात समझ गए, यानी 0.2 मिलीग्राम प्रति लीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तो सौर ऊर्जा का प्रयोग यानी प्रदूषण नहीं फैलाता है। देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों देखिए, सौर ऊर्जा के प्रयोग में प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, जबकि रबड़ के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि उत्पन्न होती है, एवं पेट्रोल के जलने में CO2, CO, SO2 इत्यादि गैसें उत्पन्न होती हैं। इसमें CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें होती है, काफ़ी खतरनाक होती है हमारे हेल्थ के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? ठीक है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तो सल्फोनेट होता है। क्या होता है? सल्फोनेट होता है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो दोस्तों अपमार्जक जो होता है, जिसको हम सरफ बोलते हैं, जो लाते हैं बाजार से खरीद के और देते हैं कपड़ा धोने के लिए, उसको अपमार्जक डिटर्जेंट एक विशेष प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? दैट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, जिनमें साबुन की तरह मैल साफ करने का गुण होता है। अपमार्जक मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किया जा सकता है। इसमें मुख्यतः क्या होते हैं? सल्फोनेट होते हैं, जो सफाई करने के लिए उत्तम होते हैं। बात समझ रहे हैं? देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर साफ करते हैं। बात समझ रहे हैं? देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस। अपमार्जक पृष्ठ तनाव की पद्धति पर कार्य करते हैं, यह पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? चलते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। तो आपके सामने ऑप्शन से 4, आपका आंसर क्या होगा? अगर आपका आंसर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं हमारे तक। तो हो जाएगा इसका आंसर राइट ऑप्शन सी, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट कुछ। तो दोस्तों देखिए, सुक्रोज जो होता है ना, देखिए सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। ठीक है, जो सुक्रोज होता है वो इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है ना, तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, बदल जाता है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, एक डाइसेकेराइड है। ये क्या है? सुक्रोज एक डाइसेकेराइड शर्करा है। इसको गन्ने की शर्करा या इसको चीनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी, शुगर केन। गन्ने की शर्करा शुगर केन बोलते हैं ईख को, और शुगर जो होता है चीनी को बोलते हैं, और टेबल शर्करा भी कहते हैं। बात समझिए? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज ऑप्शन बी हो जाएगा, हेक्सोज शर्करा। हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है, हेक्सोज। ठीक ना, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी की हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है। देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो दोस्तों ग्लूकोज है हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज का आणविक जो सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है, ये याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ जो है किसका ठोस रूप है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? ठोस रूप होता है। जो शुष्क बर्फ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक ना, समझ गए? चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए इसमें देखिए, शुष्क जो बर्फ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। जो शुष्क बर्फ है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। यह गैस अग्निशमन में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन लगभग है, लग रहा है। सूखी बर्फ किसका शुद्धतम रूप होता है? ठोस रूप होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तो सूखी जो बर्फ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। ठीक है, समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट। सो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। जल गैस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल गैस किसका संयोजन है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, तो CO और H2 का क्या है? संयोजन है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजन होता है। जल गैस किसको बोलेंगे? अगर यहाँ पे लिखें हम जल गैस,
ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2, इसी को क्या बोलेंगे, जल गैस बोलेंगे। समझ गए। देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का संयोजन होता है। CO और H2 गैस के मिश्रण का प्रयोग मेथेनॉल के संश्लेषण में किया जाता है। इसे संश्लेषण गैस अथवा सीन गैस, समझ रहे हैं, इसे संश्लेषण गैस अथवा सीन गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। मर्क्यूरी है, इसको बोलते हैं Hg। तो ये क्या है बताइए। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी। तो मर्क्यूरी क्या होता है, एक द्रव धातु होता है। मर्क्यूरी इज अ द्रव धातु, लिक्विड मेटल। देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, तो कुछ खास दिया नहीं है दोस्तों। मर्क्यूरी एक द्रव धातु होता है, इसका प्रमुख अयस्क क्या है, सिनेबार होता है, जिसको बोलते हैं HgS, सिनेबार। ठीक है, HgS को क्या बोलते हैं, सिनेबार बोलते हैं। इससे क्या निकाला जाता है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को पारा बोलते हैं। बात समझ रहे हैं ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी रेनिन एंजाइम होता है, वो दूध को दही में बदल देता है। एंजाइम, एंजाइम यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे किसी बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही है कि आप बोलेंगे लैक्टोबैसिलस, ये नहीं होगा। यहाँ हो रही है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन होता है, तो वो होता है रेनिन एंजाइम। ठीक है, आप देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो उल्टी करते हैं तो वो दूध का दही बदल देते हैं वो। ठीक है, जब वो दूध पीते हैं माँ का, तो जब वो उल्टी कर देते हैं तो क्या करते हैं, वो दही के रूप में उल्टी करते हैं। क्यों, क्योंकि जब वो दूध पीते हैं तो वो दूध जाता है उनकी अमाशय में, तो वहाँ पे दो एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, तो जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन्स का पाचन करते हैं, लेकिन जो रेनिन होता है वो दूध का पाचन करता है। यानी दूध को वो क्या करता है, दही में स्कंदित कर देता है। ठीक है, हम जो भी दूध पीते हैं, खाते हैं, वो दूध जाके हमारे अंदर वो दही में बदल जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि जो बच्चा होता है वो दही के रूप में वो उल्टी करता है दूध को। बात समझ रहे हैं। चलते हैं अपने, देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। बस कुछ खास दिया नहीं है, बस ये दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है, तो उसको बोलते हैं रेनिन एंजाइम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स आपके सामने है हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जेल का एक उदाहरण है, बताइए निम्न में से कौन जेल का एक उदाहरण है। तो जेल क्या है, जेल है एक पनीर। पनीर क्या होता है, जेल का उदाहरण होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं छेना। तो पनीर किससे बनता है, छेना से बनता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में जानते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य को। सो फ्रेंड्स देखिए, पनीर जो होता है इसको चीज़ बोलते हैं, तो चीज़ बड़ी है। पनीर क्या है, ये जेल का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जिलेटिन, जेली आदि भी क्या है, जेल के उदाहरण होते हैं। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो आपके बताइए आप इसका आंसर, अगर आपको पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, यानी कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, जल की स्थायी जो कठोरता होती है उसका कारण क्या है, तो जल में क्या है, कैल्शियम सल्फेट होता है, इसलिए जल स्थायी कठोर दिखता है या फिर उसका प्रकृति हो जाती है। समझ रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट के कारण जल की स्थायी कठोरता होती है। देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों कैल्शियम सल्फेट जल की स्थायी कठोरता का कारण है। जल को उबालकर इस कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता है। बस समझ रहे हैं, जल को उबालकर उसको बॉयल करके इस कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता है। जल की स्थायी कठोरता बराबर कैल्शियम की कठोरता प्लस मैग्नीशियम की कठोरता। बस समझ रहे हैं, कैल्शियम की कठोरता प्लस मैग्नीशियम की कठोरता। ठीक है, तो इस प्रकार से है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स आपके सामने है हमारा अगला क्वेश्चन। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो कहते हैं आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, यानी जल मृदुकरण कहते हैं उसको। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं जल मृदुकरण। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों जिस जल में साबुन घुलने पर झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि मृदु जल होता क्या है। मृदु जल होता क्या है, तो जिस जल में साबुन घुलने पर झाग देता है,
ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मृदु जल कहते हैं। तथा जिसमें साबुन नहीं घुलता अथवा झाग नहीं देता उसे कठोर जल कहते हैं। समझ गए। जल की कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि की अशुद्धियाँ घुली होने के कारण होती है। ठीक है, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल मृदुकरण कहते हैं। यानी कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जल मृदुकरण कहते हैं। समझ गए इसको आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये समझ लीजिए। इसको कहते हैं मृदुकरण। क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मृदुकरण। चलते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, इन तीनों के कारण क्या होती है, जल में कठोरता आ जाती है। किसके किसके कारण, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट। ठीक है, कारण क्या होती है, जब ये जल में मौजूद रहेंगे तो जल में कठोरता आ जाती है। समझ गए इसको। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठोस पदार्थों में अणु डैश। तो बताइए, इस चारों ऑप्शन को पढ़िए ध्यानपूर्वक और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए कि क्या हो सकता है, ठोस पदार्थों में क्या हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि गति नहीं कर सकते। जो ठोस पदार्थ होता है, जो ऐसे जो ठोस पदार्थ के अणु होते हैं, आप जानते हैं कि काफ़ी जो इसके अणु होते हैं काफ़ी सघन होते हैं, काफ़ी करीब होते हैं, बहुत दूरी होती है इनके। एक दो अणुओं के बीच में काफ़ी दूरियां नगण्य होती हैं। जब इन अणुओं के बीच में दूरियां बहुत ही नगण्य होगी ही नहीं, समझ लीजिए, तो उनके अणु गति करेंगे, नहीं करेंगे। अगर कोई स्पेस होगा तब तो गति करेंगे ना। बात समझ रहे हैं। तो ठोस पदार्थ ठोस इसलिए होता है ताकि उसके अणु क्या होते हैं, काफ़ी एक दूसरे से अंतराण्विक बल द्वारा मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, और उनमें कोई एक दूसरे अणु के मध्य स्पेस या फिर खाली स्थान नहीं होता है, नगण्य होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, गति नहीं कर सकते हैं। ठोस पदार्थों में जो अणु होते हैं वो गति नहीं कर सकते हैं। देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, ठोस पदार्थों में अणु जो होता है सुदृढ़ता से परस्पर अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं तथा स्थानांतरणीय गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। बात समझ रहे हैं। इस कारण ठोस का आयतन एवं आकृति निश्चित रहती है। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है। तो होता है ऑप्शन सी, यानी क्षारता होती है। ठीक ना, क्षारता होती है। देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, नाइट्रोजन और फास्फोरस की सांद्रता के कारण जल में क्षारकता उत्पन्न होती है। ठीक है, मिट्टी का पीएच मान यदि 7 से ऊपर हो तो उसे मिट्टी की क्षारकता कहा जाता है, जिसके उपचार के लिए खेतों में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही MCQs हम लगाए हैं। अभी बहुत ही इसका वीडियो आने वाला है इस वीडियो सीरीज में काफ़ी। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 7वां वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम फिर आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। और ये बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, ये MCQs कैसे लगे।